जी व्यूअर्स, राजा रेहान अरशद साहब हमारे साथ हैं, सीनियर एडवाइजर्स हैं वर्ल्ड बैंक के, एनडीएमए के, डीबी के एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। आप हमारे साथ शेयर कर रहे थे, हम बालाकोट की स्टार, चूंकि पाकिस्तान में एक बहुत मेजर डिजास्टर था, अर्थक्वेक जो 8 अक्टूबर का था, तो वो हम डिस्कस कर रहे थे। अब सर ये तो आपके सामने एक रियल स्टोरी हो गई। जाहिर है जब आपके पास कोई एक्चुअल एग्जांपल ऑन ग्राउंड हो जाता है उससे आप बहुत सीखते हैं। किताबों में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अब कैसे देखते हैं, नाउ दैट यू आर सीनियर एडवाइजर टू एनडीएमए, कैसे आप देखते हैं कि ये रवैया जो हमारा अप्रोच है कि डिसीजन शुड बी प्रोफेशनल नॉट ब्यूरोक्रेटिक, कैसे इसको सर आप देखते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं आप? देखिए जी, मैं इस वक्त थ्रू आउट माई करियर ऑल्सो फॉर द लास्ट 20 ईयर्स ऑन डिजास्टर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। जी और अब रिटायरमेंट में मैंने 2022 में रिटायरमेंट ली। उसके बाद भी अब मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक को एडवाइस कर रहा हूँ, और साथ में एनडीएमए और एक और इदारा है जी, नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड। जी ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर जी। ठीक। इनको मेरा मेन जो एडवोकेसी है वो ये है जी कि आप रिजिलियंस पे ज़्यादा इन्वेस्ट करें, रिस्क रिडक्शन पे। ठीक। उससे ये होगा जी कि आपकी जो फिर रिस्पांस और रिकवरी के लिए जो ज़रूरियात होंगी वो कम हो जाएंगी बहुत। ठीक। तो आपके लिए जो फिजिकल रेजिलियंस है उसके लिए रिस्क रिडक्शन पे स्पेंड करना ज़्यादा ज़रूरी है जी। अब एनडीए में जो है ना जी, वो उसका अगर आप एक्ट देखें, उनके पास रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिडक्शन, प्रिपेयर्डनेस, फिर रिस्पांस और ख़ासतौर पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी सब उसमें आती है ठीक उनके है। पास। लेकिन ओवर द इयर्स एनडीएमए ने ज़्यादातर फोकस किया है ऑन ऑन रिस्पांस जी, या इमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू के ऊपर। अब आके जी पिछले 2-3 साल में उन्होंने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर बनाया, विच इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर, बहुत ज़बरदस्त है जी। ठीक। और उसमें दे आर फोकसिंग अलॉट ऑन अर्ली वार्निंग एंड प्रिपेयर्डनेस जी। ठीक। आप अगर आपको नहीं, आपके पास नहीं, आप एनडीएमए की एक ऐप है जी, वो ठीक है। डाउनलोड करें। वो आपको हर वक्त आपको अलर्ट्स आते रहेंगे जी कि अगले 10 घंटे में या 12 घंटे में बारिश होगी या अच्छा। लैंडस्लाइड्स होंगी। तो वो देखिए, ये जो एनडीएमए का जो रोल है ना जी, अब एक बहुत प्रोएक्टिव रोल, ठीक ये है। पहले नहीं था जी। तो इसमें भी वर्ल्ड बैंक, एडीबी की और काफ़ी जो बायलैटरल डोनर्स हैं उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन है जी। क्योंकि सर मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है ना कि मैं भी तकरीबन कोई 15-16 साल इन्वायरमेंट में एज ए डीजी रहा, ईपीए में मेरा एक्सपीरियंस रहा है। दो, सॉरी, आप सिविल इंजीनियर है, जो कोर या जो हार्ड टाई सिविल इंजीनियर्स होते हैं और फिर ब्यूरोक्रेट भी होते हैं, वो दोनों जो है ना, ये इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, इन चीज़ों पे कुछ ज़्यादा वो नहीं देते। हालांकि मैं पीडो के साथ ये कुछ क्लाइमेट रिस्क गाइडलाइन बना रहा था, उनके पूरे के पूरे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गए बिकॉज ऑफ दी ग्लेशियर, जो लेक बनते हैं उसकी वजह से। बट स्टिल वो पिछले डेटा पे इंहिसार करते हैं कि जी पिछले 50 साल में फ्लड आया था, पिछले 50 साल में वाटर लेवल ये था। हालांकि अब आगे की तरफ देखना है कि आगे 50 साल में क्या होने वाला है। बिल्कुल सही है। तो चूंकि आप डेली देखते हैं कि ये जो डिजास्टर्स हैं और खासकर क्लाइमेट चेंज रिलेटेड डिजास्टर्स हैं, जब आप आगे देखते हैं तो एक और पिक्चर नजर आता है। तो डू यू थिंक कि अब जो इंजीनियर है हमारा, अब जो हमारा सिविल सर्वेंट है जो इस चीज में जाहिर है कि इन्वॉल्व है, आर दे रेडी, आर दे एक्सेप्टेड कि इस चीज को जो है ना हमने, कैसे देखते हैं सर अब? मैं जी आपको अपना कैंडिड ओपिनियन दूंगा, क्योंकि जाहिर है मैं एक डेवलपमेंट प्रैक्टिशनर हूँ, प्रोफेशनल हूँ जी। तो एंड एज एन इंजीनियर हम लोग असल में फोकस करते हैं बहुत ऑन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जी, एग्जैक्टली, ब्रिक एंड वाटर। ब्रिक एंड मॉर्टर पे जी। हम लोग मेंटेनेंस जो है ना जी, ऑपरेशन मेंटेनेंस पे बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देते जी। आप माशाल्लाह रहे हैं ईपीएम में जी, तो आपको अच्छी तरह इल्म होगा जी कि जो डेवलपमेंट बजट है वो हर साल मिलता है, लेकिन जो उसमें रिकरेंट बजट है ऑपरेशन, वो जो नहीं मिलता, जो नहीं। नॉन सैलरी बजट होता है फॉर ऑपरेशन मेंटेनेंस, वो या तो बहुत कम होता है या बिल्कुल होता ही नहीं है जी। और जो होता भी है वो भी फिर एंड ऑफ द ईयर से पहले रीअलोकेट कर देते हैं उसको। एग्जैक्ट। आपका जी एक डिज़ाइन लाइफ होती है, किसी ब्रिज ले लें, उसकी डिज़ाइन लाइफ अगर 20, 25, 30 साल है, या सड़क जो है उसकी डिज़ाइन लाइफ 10 साल है। 2 साल के बाद उसको दोबारा से कारपेटिंग की या उसको रिहेबिलिटेशन की जरूरत पड़ जाती है। उसकी वजह यह है कि उसकी ऑपरेशन मेंटेनेंस सही नहीं हो रही। ये जो एम्फोसिस है ना जी ऑन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, ये हमारे पॉलिसीज़ में और हमारी जो सोच है ना जी, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की आप सोच ले लें या इंजीनियर्स की ले लें या इवन जो पॉलिसी मेकर्स की सोच है, दिस विल हैव टू चेंज।
अनलेस दिस चेंजेस, ये सूरत हाल इस तरह चलती रहेगी. फोकस हैज टू शिफ्ट टू सस्टेनेबिलिटी इंस्टेड ऑफ जस्ट कंटिन्यू टू डेवलप जी. सही है. और यही असर हमने इदारों में भी देखा है कि आपके फोटोस्टेट मशीन की रिपेयर की तो कुछ नहीं होता, लेकिन आप प्रोजेक्ट में नया फोटोस्टेट डाल देते तो वो भी, तो पूरे ऑफिस में 3 फोटोस्टेट 4 पड़े होंगे लेकिन काम एक भी नहीं, हालांकि उसमें कोई माइनर रिपेयर होती है. यही है. इसी तरह एग्जैक्टली अगर आप हिली एरिया में देखिए, हमारा जितना माउंटेन एरिया है, रोड तो बना लेते हैं लेकिन उसके साथ जो ब्रेस्ट वाल है, चेस्ट वाल है, जो ड्रेनेज है, उन पे थोड़ी सी वो कर लेते हैं, वो गफलत कर लेते हैं, या उसमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं होती, और नतीजा ये होता है कि साल 2 बाद पूरा रोड उसके साथ बह जाता है, बिकॉज उसकी प्रॉपर ड्रेनेज, उसकी प्रॉपर स्लो स्टेबलाइजेशन नहीं हुई थी. तो कैसे सर इस वक्त आप देखते हैं जो हमारे इदारे हैं इंडिया में, आपने बड़ी अच्छी पब्लिक के साथ शेयर की कि आजकल वो बड़ी अर्ली वार्निंग सिस्टम उसका, बाकी कैपेसिटी सर जब डाउन द लाइन, क्योंकि डिजास्टर में सबसे पहले लाइन अप्रोच लोकल होगा. एब्सोल्युटली. इस्लामाबाद से पहुंचते पहुंचते या पिशावर से ज़ाहिर अगर बालाकोट में या वहाँ पे जिस तरह पिछले दिनों आपने 2 इवेंट्स देखे फ्लड वगैरह के, तो वहाँ पे सर क्या कैपेसिटी है इस वक्त, क्या चल रहा है वहाँ पे? इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी है कोई कि वहाँ पे रेस्क्यू 1122 या इस तरह के कोई इदारों के साथ लिंक है आपस में, कैसे देखते हैं आप उसको? मैं ये कहूँगा जी कि 1122 इज बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जी और बड़ा सक्सेसफुल है, लेकिन ये आइलैंड्स ऑफ सक्सेस हैं जी. ये आइलैंड्स हैं जी, अलग अलग आइलैंड्स हैं, इनकी आपस में इंटीग्रेशन नहीं है, इनकी आपस में कोलैबोरेशन कोऑपरेशन नहीं है जी. डेटा शेयरिंग तक नहीं होती जी, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं होती. और कम्युनिकेशंस का रोल जो है ना जी, वो क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है जी. जो 1-2 इंसिडेंट्स अभी रिसेंटली हुए हैं, देखें फेडरल लेवल पे एनडीएमए की कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है जी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी बेहतर है बल्कि कुछ केसेस में. लेकिन आप ये देखें कि जैसे ही आप प्रोविंशियल लेवल पे जाएं या सब प्रोविंशियल लेवल पे जब आप जाएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या लोकल लेवल पे, वहाँ कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है जी वहाँ. लेकिन सर जहाँ तक मैं तो, आप इस फील्ड में बड़े एक्सपर्ट है, लेकिन मैंने तो सबसे मोर इम्पोर्टेंट तो लोकल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसी की बात कर रहा हूँ. क्योंकि वो पहला लाइन ऑफ फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स वही है जी, यहाँ से पहुंचते. तो क्या सर आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो आपका इस वक्त फेडरल लेवल पे जो कैपेबिलिटी कैपेसिटी है जी, और आजकल एनडीएमए के साथ यही डायलॉग हो रहा है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसको मिरर करने की ज़रूरत है प्रोविंशियल लेवल पे, और ज़्यादा मिरर करने की ज़रूरत है एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल जी. वही सब कम्युनिकेशंस का ख़ास तौर पे जी, एक सिस्टम होता है जी ग्लोबली, अमेरिका में भी है जी, न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसको कहते हैं नेशनल इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, नेशनल इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जी. इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आपके सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उसमें चेन ऑफ कमांड होता है, चेन ऑफ कम्युनिकेशन होता है जी. कि जी अगर कोई साइक्लोन आ रहा है या कोई फ्लडिंग का खतरा है, तो अगर अर्ली वार्निंग इशू हुई है फ्रॉम द मेट डिपार्टमेंट या एनडीएमए से, उसको विद इन सेकेंड्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहुंच जाए. और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा होना चाहिए कि वहाँ से जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं या होटल्स हैं या जितने भी ऐसी जगह हैं जहाँ एक्सपोजर ज़्यादा है जी, रिवर के बैंक्स के ऊपर, उधर तक इमिजिएटली या तो सायरन्स बज जाएं या वहाँ कम्युनिकेशन मिल जाएगी, पहुँच जाएगी. आजकल रिलायंस होती है जी मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर. अब आपको अच्छी तरह पता है जी, ऐसे इलाकों में मोबाइल फ़ोन्स की कवरेज जो है वो बहुत इराटिक होती है जी, कभी कभी होती है कभी नहीं होती. तो आप मोबाइल फ़ोन्स पे रिलाई नहीं कर सकते, और ख़ासतौर पे अगर डिज़ास्टर आए, आपके सैटेलाइट्स भी कभी कभार उनमें कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, तो आपके मोबाइल फ़ोन्स भी डाउन हो जाते हैं. आपने सर एक फंड का जिक्र किया अभी ड्यूरिंग डिस्कशन, फंड क्या है, उसके मकासद क्या है, उसकी सोर्सेज क्या है? ये जो नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड है जी, ये 2016 में बना था जी. ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट से बना था जी. ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है अंडर सेक्शन 42. अच्छा. और इसका बकायदा एक बोर्ड है जी, उसमें गवर्नमेंट का शेयर ज़्यादा है. चेयरपर्सन जो होते हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से, बोर्ड के जो होते हैं प्रेसिडेंट जो होते हैं या चेयरमैन जो होते हैं. और आजकल ये मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के अंडर है जी. इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है जी, टू इन्वेस्ट इन क्लाइमेट एंड डिजास्टर रेजिलियंस एंड टू रेज द फिस्कल रेजिलियंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड एंड नेचुरल हैजर्ड रिलेटेड रिस्क्स. इसमें सोर्सेज क्या है इस फंड के? इसको शुरू में तो एंडाउमेंट मिली थी. ठीक. एंडाउमेंट के जो प्रॉफिट आता है उस पर भी वो काफ़ी बड़ा है. लेकिन इनको जी
ज़्यादातर बायलैटरल जो हैं डोनर्स और वर्ल्ड बैंक और एडीबी भी इनको सपोर्ट करते रहते हैं जी। ठीक। दिस इज इन एडिशन टू द गवर्नमेंट सपोर्ट जो मिलती रहती है इनको। और इससे आप किस किस्म के प्रोजेक्ट सपोर्ट, गवर्नमेंट के प्राइस सपोर्ट होते हैं या एनजीओज वगैरह से भी कोई हेल्प मिलती है, क्या होता है? सबको जी, ये इनके पास पब्लिक सेक्टर के भी इनको ये फंड इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स कहते हैं, वो अच्छा। पब्लिक सेक्टर के भी हैं और नॉन पब्लिक सेक्टर के भी हैं, जिसमें एनजीओज हैं और प्राइवेट सेक्टर भी है जी। तो क्या करते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह करते हैं? आम जी। लोगों को कैसे पता चलेगा कि जी यहाँ पे एक सोर्स ऑफ फंडिंग है और वहाँ से हमें वो मिल सकती है? इनकी साल में 2-3 दफ़ा इनकी कॉल फॉर प्रपोजल्स होते हैं जी। अच्छा। लिंक्डइन पे आता है या अखबारों में आता है जी। ठीक। उसमें फिर प्रपोजल सबमिट किए जाते हैं, फिर उनकी जो प्रपोजल सबमिट कर रहे थे उनकी एक्रेडिटेशन होती है जी। ठीक। क्योंकि ज़ाहिर ये फंड है, इसके जो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है वो वाटर टाइट होना चाहिए जी। ठीक। आपको पता है जी। कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट सेक्टर ही हुआ है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं हो सकती कि फंड्स की लीकेज हो या ऐसी कोई बात हो, तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा जोर है जी। थैंक यू सर, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर आगे इस डिस्कशन को ले जाते हैं। थैंक यू सो मच।